हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज यूनिट 1 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो प्लेटों के बीच जो है ये विभवांतर जो है वो कितना होगा। तो ये आप ये देखिए कि इसमें जो है ये दोनों प्लेटें हैं। ये जो है तो प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नीचे की तरफ होगी। इसका मतलब है कि ये जो आवेश होगा इस पर बल ऐसा लग रहा होगा कि भार उसका हमेशा नीचे की तरफ तथा जो वैद्युत बल है वह हमेशा ऊपर की ओर लगेगा और इस तरह से बैलेंस करेगा। तो जब इस तरह से बैलेंस करेगा तो जब इसकी संतुलन की अवस्था होगी तो उसमें क्या होगा, QV बराबर mg और E बराबर होता है V/d। तो ये हो गया Q इंटू V/d इक्वल्स टू mg। यहां हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इक्वल्स टू mgd/q। अब आप क्या करेंगे कि अगले स्टेप में ये कैलकुलेशन कर लीजिए इसका। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2.4 से कट करके आ गया 2 आ गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁻13 माइनस 2 प्लस 18, यानी ये जो माइनस पावर वाला है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया V इक्वल्स टू 19.6 इंटू 10⁻3 और इसे अगर हम 1.96 लिख दें तो एक पावर इसका और बढ़ जाएगा। तो V बराबर 1.96 इंटू 10⁻4 वोल्ट। अर्थात प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वह विभवांतर 1.96 गुणे 10⁴ वोल्ट होगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या क्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो हो जाएगा MKS में, तो 1.2 इंटू 10⁻1 मीटर। गोले के पृष्ठ पर जो आवेश है Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻7 कूलम। तो इस तरह से गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होगा। जब गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। इस तरह से हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब ये देखिए यहां पर सेकेंड पार्ट, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर मान लेते हैं ना कि पूरा जो उसका आवेश है वह उसके केंद्र पर केंद्रित है। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1/4πε0 इसकी जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ और Q का मान है 1.7 गुणे 10⁻7 और ये वैल्यू हो गई R की 1.2 10⁻1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से E बराबर, ये कैलकुलेशन जब कर लेंगे तो पावर को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.44। अब ये आ जाएगा आपका 15.3 गुणे 10⁻, ये 9 में से 7 गया 2 और ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और अपान 1.44। अब इसको डिवाइड कर देंगे जब तो ये 10.625 इंटू 10⁴। और आपको पता है कि जब कोटिमान के रूप में लिखते हैं तो दशमलव के बाएं तरफ कितने नंबर होने चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे अगर लिखते हैं तो ये हो गया E बराबर 1.0625 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। इस तरह से इसका तीसरा पार्ट है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा बराबर Q/4πr² होता है, यानी Q/A से यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल करके आ जाती है 1.7, ये
आप कैलकुलेशन आप पूरा करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया 9.4 × 10⁻⁷ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कब? जब किसी गोले के केंद्र से कुछ दूरी पर, और ये तब लगाया जाता है जब उसकी त्रिज्या को उस दूरी के सापेक्ष नगण्य नहीं माना जाता है तब। तो इस स्थिति में ई का मान होगा ये आपका कितना? ई का मान हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू ऊपर से 9.4 10⁻⁷ और ये एप्सिलॉन नॉट 8 × 8.85 10⁻12 और ये वैल्यू इधर से आ गई। ये दशमलव हटा देंगे तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 18 का हो गया 324। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका, ये वैल्यू टोटल आ जाएगी 0.472 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो अगर हम ये तुलना करें तो जो बी वाला पोर्शन मिला था, बी में यह 1.5 था, बी में ये जो वैल्यू है ये 1.5 थी और यहाँ पर ये इसका मान इसका कम हो गया। तो इसका मतलब है कि जब हम गोले के केंद्र से या गोले के सतह से दूर जाएंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तीव्रता क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये फ्लक्स से रिलेटेड है। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? तो phi E बराबर -5500 + 2500। क्यों ऐसा हुआ? आपको ये पता है कि जब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं किसी सरफेस से बाहर जाती हैं तो क्या होती हैं? धनात्मक, और जब इन करती हैं तब क्या होती हैं? ऋणात्मक। तो इस तरह से जो फ्लक्स रेखाएं भीतर की ओर जा रही हैं ये ऋणात्मक हो गई। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है ये हो गया -5500 + 2500, सॉरी ये 4500 नहीं है बल्कि ये जो है 5500। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी -2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो गास का क्या नियम है? गास का नियम है कि phi = Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर phi E × एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये देखिए, ये 2500 घटाया गया है ना तो बचा है 2000। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है यह वैल्यू 4 है, यहाँ पर ये 4 है, 4500 तब तो घटाएंगे तो इतना बचेगा ना, गलती यहाँ पर हो गई है थोड़ा, सॉरी। तो इस तरह से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये आ जाएगा -2000 × 8.85 10⁻12। तो Q बराबर हो गया -1.77 × 10⁻8 कूलम। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, Y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻7 कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल होगा तथा उसकी प्रकृति क्या होगी? तो Q1 और Q2 का मान दिया है 2 × 10⁻7 और Q2 है 3 × 10⁻7। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदल लेंगे, 10⁻2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका एक जीरो अगर हटा देते हैं तो ये 3 × 10⁻1 मीटर। अब सूत्र होता है F बराबर 1/4 π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ इंटू ये वैल्यू पुट किया नीचे। अब कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। अभी देख रहे हैं कि दोनों आवेश का जो नेचर है वह समान है। तो जब समान नेचर है तो इसका मतलब बल कैसा होगा? प्रतिकर्षित बल होगा, यानी यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो जो बल की प्रकृति है वह प्रतिकर्षण बल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। देखिए सूत्र लिखिए, निगमन नहीं करना है, जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इस स्थिति में आपने फार्मूला डिराइव किया हुआ है कि C = ε0 A अपान D - T + T अपान K। और जहां पर A क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है, D प्लेटों के बीच की दूरी है,
स्मॉल टी परावैद्युत प्लेट की मोटाई है, के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो जब भी इस तरह से सूत्र लिखना हो तो सूत्र लिखते समय यानी सूत्र जब लिखेंगे तो उसके जो सामान्य प्रतीक होते हैं उसे लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, कोई दो विशेषताएं बताइए। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें ये एक सरफेस यहाँ पर, एक सरफेस यहाँ पर है, तो इन के सभी बिंदुओं पर यहाँ पर जो V2 का क्षेत्रफल देख रहे हैं इस सभी बिंदुओं पर E का मान क्या होगा? समान होगा। तो जब समान होगा तो इसका मतलब क्या होगा? V समान हो गया। जब V समान हुआ तो समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। इसी तरह से अगर किसी आवेश के चारों तरफ अगर हम देखते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ तो एक निश्चित त्रिज्या का जो एक गोला बनाएंगे ना, ये गोला खींचेंगे तो इस के लिए जो फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, तो R का मान बराबर होगा। तो इसकी वजह से ये जितने भी आप यहाँ पर सर्कल देख रहे हैं यानी गोले, इस पर इन बिंदुओं पर जो विभव होगा वह समान होगा। यानी यह 1, 2, 3 इस तरह से 3 समविभव पृष्ठ को दर्शाते हैं। अच्छा, ये समविभव पृष्ठ यह भी दर्शाते हैं कि V1 जो है वह वो V2 से बड़ा है और V3 उससे बड़ा है। इसका मतलब कि V1 का मान सबसे बड़ा है, उसके बाद V2 है और फिर ये V3 है। तो यह भी दर्शा देता है कि समविभव पृष्ठ जो है कि किसका विभव अधिक है और किसका विभव कम है। तो समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि समविभव पृष्ठ के ऊपर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य क्यों शून्य होता है? उसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, तो जो विभवांतर होगा एक जगह से दूसरे जगह का वह शून्य होगा। इसलिए जो फार्मूला आपका है Q बराबर ये W बराबर Q इंटू डेल्टा V, तो डेल्टा V का मान शून्य हो गया, तो इस तरह से इसका मान 0 आ गया। अच्छा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र जो है यह लंबवत होता है, यह उसकी दूसरी। क्वेश्चन नंबर 7, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिबाई किसका मात्रक है? चलिए थ्योरी पढ़े थे, आप बताइए डिबाई किसका मात्रक है? डिबाई जो है यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़े हैं उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। विद्युत स्वर्णपत्री गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किस प्रयोग में लाया जाता है? तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग जो है किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वार्क कणों पर आवेश की मात्रा क्या होती है? क्वार्क के बारे में आपने सुना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह क्वार्क कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो जो जिनसे मिलकर के बना हुआ है उन पर आवेश की मात्रा क्या है? तो ये आवेश की जो मात्रा है ±E/3 और ±2E/3 हो सकता है। Q1 + Q2 बराबर 0 या Q1 बराबर -Q2, यह क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए जब Q1 + Q2 बराबर 0 है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों आवेशों का जो नेचर है वह अपोजिट होगा और मात्रा क्या होगी दोनों की बराबर। तो ऐसा कोई चीज पढ़े हैं जिसमें जो है आवेश की मात्रा जो है वो है बराबर हो, आवेश की मात्रा बराबर हो और विपरीत हो? याद आया कुछ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो सकता है। यानी कि वैद्युत जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में समान प्रकृति के आवेश न होकर के विपरीत प्रकृति के होते हैं, लेकिन उनका जो मान होता है वह क्या होता है? मैग्नीट्यूड बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों पर आवेशों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या? तो यहां कह रहा है कि दोनों चालकों के आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा बराबर है। तो E1 क्या होता है? E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1²।
तो अगर हम इसे Q1/4πr1 कर दें तो यह सिग्मा हो गया, तो इसे आप लिख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से दूसरे के लिए E2 बराबर 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर, तो Q2/4πR2 स्क्वायर ये भी बन गया सिग्मा अपान। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि E1 और E2 का मान क्या है, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो E1/E2 करेंगे तो 1/1, अर्थात इसका जो अनुपात होगा वह 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, यानी Q आपको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो आवेश यानी उस वस्तु पर जो आवेश का प्रकृति होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक या धनात्मक। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश ऋणात्मक। एन ई में संबंध आपको पता है Q बराबर Ne, तो ये N का मान क्या है 4000, तो 4000 गुणे ये E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई 6.4 × 10⁻16 कूलम। अर्थात चालक पर जो आवेश है वह 6.4 × 10⁻16 कूलम है, और प्रकृति कैसी है, प्रकृति ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक आवेश Q को दो भागों में किस प्रकार विभाजित करें कि उन्हें निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगे। दोनों बिंदु, जो दोनों भाग हैं वह बिंदु आवेश है। तो मान लेते हैं कि आवेश के दोनों भाग क्रमशः स्मॉल q, और जब एक स्मॉल q ले लेंगे तो बड़े वाले में से घटाएंगे तो दूसरा मिल जाएगा, तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q ये मिल गया। तो यह इस तरह से टूटा दो पार्ट में। अब यह इन दोनों के बीच में ये दूरी जो है r है। जब यह दूरी r है तो जो बल लगेगा F बराबर 1/4πε0 Q इंटू दूसरा आवेश कैपिटल Q माइनस Q/r²। अच्छा, एक चीज हम लोग फर्स्ट ईयर में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 होना चाहिए। तो अधिकतम के लिए F अधिकतम होने के लिए dF/dQ का मान 0 होना चाहिए। अर्थात ये जो मान है F बराबर 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q माइनस Q/r², इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए तो इसमें से 1/4πε0 तो बाहर चला गया और ये r भी बाहर चला गया, तो बचा क्या, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस Q। अब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ऐसे, और स्मॉल q पर देखिए डिफरेंशिएशन है यानी कैपिटल Q कांस्टेंट हो गया, तो कैपिटल Q को बाहर जब कर लेंगे आप तो ये q का 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2q, तो कैपिटल Q माइनस 2q बराबर 0, अर्थात 2q बराबर कैपिटल Q या q बराबर कैपिटल Q/2। अर्थात जो आवेश था उस आवेश को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाए और किसी निश्चित दूरी पर रखा जाए तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वह बल अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वैद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आप जानते हैं। एकल धन आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं, यह बल रेखाएं कैसी होती हैं, धन आवेश से निकलकर और अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋण आवेश के लिए बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर के और आवेश पर समाप्त होती हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये धन आवेश के लिए ये बाहर की तरफ और ऋण आवेश के लिए अंदर की तरफ होती हैं। तो ये तो इसकी पहली विशेषता है। अब ये दूसरी विशेषता देखिए। दूसरी विशेषता क्या है कि धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यह धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती हैं। तीसरा, किसी धन आवेश से निकलने वाली अथवा ऋण आवेश पर समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि
अगर धनात्मक आवेश पर तीव्रता अधिक है, आवेश की मात्रा अधिक है, तो ऋण आवेश पर समाप्त होने वाले जो बल रेखाओं की संख्या होगी वह संख्या भी अधिक होगी। और अगर ऋण आवेश धन आवेश का जो मान है अगर वह कम है तो उस स्थिति में ऋण आवेश पर समाप्त होने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वह भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। चौथा गुण है इसका, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर स्पर्श रेखाएं दो होंगी, और जब दो स्पर्श रेखाएं होंगी तो यह दोनों स्पर्श रेखाएं वहां पर वैद्युत क्षेत्र, दो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने तथा लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। अतः समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी, समानांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। आवेशित चालक के भीतर कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं और सतह के प्रत्येक भाग पर रेखाएं सदैव उस तल के या उस सतह के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र में E का मान है 3/5 E नॉट I प्लस 4/5 E नॉट J में E नॉट की वैल्यू है 1000 न्यूटन पर कूलम तथा क्षेत्रफल है 0.1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल वाली समतल प्लेट YZ तल में रखी है। ध्यान दीजिएगा, YZ तल में रखा है। प्लेट से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम ये इधर X, इधर Y और इधर Z, तो जो तल है वह YZ में रखा है, तो इसका जो लंबवत तल होगा वह किधर जाएगा? I की तरफ जाएगा, यानी X की तरफ जाएगा। तो इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह किधर होगी? X की तरफ होगी। तो इस तरह से E का मान दिया गया है 3/5 E नॉट I प्लस 4/5 E नॉट J, और S एरिया हो गई 0.1 इंटू I, यूनिट वेक्टर I। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आप पढ़े हुए हैं, phi E इक्वल्स टू E डॉट S। तो E डॉट S से E की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से S की वैल्यू रख देंगे। और अपने डॉट प्रोडक्ट में ये भी पढ़ा है कि I डॉट I बराबर 1, J डॉट J बराबर 1, K डॉट K बराबर 1 तथा I का J के साथ, J का K के साथ और K का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पर ये I है और ये J है और I है, तो I वाले के साथ गुणा करने पर हमें मिलेगा और J के साथ 0 हो जाएगा। तो देखिए ये 3/5 E नॉट इंटू 0.1 हो गया और इसका J के साथ ये 0 हो गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 3/5 E नॉट इंटू 0.1 अर्थात 3/5 इंटू 1000 इंटू 0.1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 गुना 10 200 हो जाएगा। 200 से एक जीरो ये खत्म हो गया, 20 हो गया, 20 तिहाई 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अर्थात इस प्लेट से जो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या है वह 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 16, एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये थोड़ा आप इसके पहले पढ़े थे। ये एक समान क्षेत्र में जो कि E दिखाया गया है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है जिसका आवेश है -q प्लस q तथा इसके बीच की दूरी है 2l और यह क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। तो अब इस पर ये जो ऋण आवेश है, इस ऋण आवेश पर जो बल लगेगा, इस बल की दिशा किधर होगी? इस बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में।
तो अगर हम इसको F1 ले लेते हैं तो F1 बराबर QE और F2 बराबर माइनस QE हो जाएगा। और आपको ये पता है कि जब दो बराबर बल किसी रेखा पर या किसी दूरी पर काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो अगर उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं तो वह एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और जब बल युग्म का निर्माण करते हैं तो वह उसे घुमाने का प्रयत्न करते हैं, और जब प्रयत्न करते हैं तो इसी को ही हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो बल आघूर्ण होगा वह दोनों बलों में से एक बल का परिमाण और गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? F1 इधर है और F2 इधर है, तो जो दूरी होगी वह होगी Pn, Bn, तो F इंटू Bn। अब यहां से जो है इस ट्रायंगल से अगर हम साइन थीटा बराबर Bn अपान AB होगा तो Bn और AB का मान 2l है, तो Bn बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। वही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो टाउ इक्वल्स टू QV इंटू 2l साइन थीटा। अब Q के साथ 2l को रख लेंगे तो Q इंटू 2l और इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2l क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी इसको P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो टाउ बराबर यहां पर ये टाउ बराबर P और यहां से E साइन थीटा। अब आप पहले पढ़े थे कि A क्रॉस B जो है AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n होता है। इसका मतलब है कि इसे हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ओके, अब इसमें दो केसेस बनते हैं। एक केस है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 डिग्री है तो टाउ का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो उस स्थिति में साइन 90 मैक्सिमम होता है, और जब साइन में 90 मैक्सिमम होता है तो उस स्थिति में टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1। अर्थात द्विध्रुव पर जो कार्यरत बल आघूर्ण है वह इस स्थिति में अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। वैद्युत विभव शून्य होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है AB और वह K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। द्विध्रुव के केंद्र से निरक्षीय स्थिति में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवर्धक रेखा पर r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर जो है वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो प्लस Q और माइनस Q आवेश के कारण अगर हम इस बिंदु P पर वैद्युत विभव को V1 और V2 ले लें तो अगर हम ये फिगर बनाते हैं तो फिगर देखिए कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट P पर इस प्लस Q के कारण V1 है और इसके कारण V2 है, तो टोटल कितना हो गया? V1 प्लस V2, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। लेकिन ये V1 V2 का मैग्नीट्यूड होगा कितना? तो चलिए पहले देखते हैं। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान BP, जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी BP, और यह दूरी R है और यह L है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यह इसका जो डायगोनल है या हाइपोटेन्यूज कर लीजिए, यह हाइपोटेन्यूज जो है √r² प्लस L² होगा। तो इस तरह से V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान BP, और V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपान AP, क्योंकि यहाँ पर आवेश की जो प्रकृति है वह कैसी है? ऋणात्मक। अच्छा, वैद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि है। तो जब अदिश राशि है तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अगर निकालना होगा तो हम उसका बीजगणितीय योग निकालते हैं। तो जब बीजगणितीय योग निकालेंगे तो P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो नेट वैद्युत विभव है ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, और इसका मान माइनस में है तो ये मिल जाएगा V1 माइनस V2। V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान BP और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान AP। अगर इसको कॉमन ले ले तो 1/BP माइनस 1/AP।
अब इसको आप लिख सकते हैं AP माइनस BP अपान BP AP, लेकिन AP और BP क्या है, एक दूसरे के बराबर है, अर्थात यह वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV² प्राप्त कीजिए, जहां C चालक की धारिता, Q चालक पर आवेश तथा V उसका विभव है। तो चलो मान लेते हैं किसी चालक की धारिता C है और उसको Q डैश आवेश देने पर उसका विभव V डैश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता है वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ता जाता है। तो आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इस तरह से जो V डैश है वह Q डैश अपान C हो गया। चालक को आवेशित करने में जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यही जो संचित ऊर्जा है या जो किया गया कार्य है, उसी कार्य को हम उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर किसी आवेश dq को अनंत से चालक तक अगर ले आए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य जो होगा वह V इंटू Q यानी Q इंटू V होता है ना, तो dq इंटू V। अब यहां पर ये V का मान रखेंगे आप, तो V डैश की जगह पर Q डैश बाई C, और इसको भी ले देते हैं Q डैश कर देते हैं, क्योंकि हम इसको Q तक फार्मूले में ले चलेंगे, इसलिए Q डैश ले लेते हैं। अतः चालक को कुल आवेश Q देने में जो किया गया कुल कार्य है, यह W बराबर इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से Q 1/C Q डैश dq। अब 1/C Q डैश स्क्वायर अपान 2 और 0 से लेकर के Q तक, तो 1/2 और इसकी वैल्यू हो गई Q स्क्वायर बाई C। अब अगर हम Q इज इक्वल टू C भी रख देते हैं तो C स्क्वायर V स्क्वायर होगा, एक C से कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। या अगर हम V की जगह पर अगर हम Q और C के फॉर्म में रखते हैं तो ये 1/2 Q हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज किया जा सकता है, जैसा कि पैरामीटर यानी क्वेश्चंस में दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। वान डे ग्राफ जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्य करने का सिद्धांत समझाइए, यह किस तरह से उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर का क्या क्या सिद्धांत है। आवेशित चालक के नुकीलों भागों पर आवेश घनत्व उच्च होता है, क्योंकि आपने पढ़ा ना सिग्मा बराबर Q अपान A, तो A का मान जितना ही कम करेंगे सिग्मा का मान उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी नुकीले पार्ट होंगे उस नुकीले पार्ट पर आवेश जो है, आवेश का जो घनत्व है वह उच्च होता है। और यदि चालक पर पर्याप्त आवेश है तो इस नुकीले भाग से आवेश का कोरोना विसर्जन होने लगता है, मतलब कि जो चार्ज है वह हवा में स्प्रे होने लगते हैं। तो हवा में स्प्रे होने से मतलब ये होता है कि उसके अगल बगल की जो वायु होती है वह वायु जो है क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। दूसरा, खोखले गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तथा तीसरा है कि किसी खोखले गोलीय चालक के भीतर छोटा आवेशित गोलीय चालक रखकर दोनों को अगर सुचालक तार से जोड़ दिया जाए तो भीतरी चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी चालक के पृष्ठ पर आ जाता है। तो ये मेन तीन जो है सिद्धांत हैं जिस पर वान डे ग्राफ जनित या वान डे ग्राफ जनरेटर जो है यह कार्य करता है। ये इसका फिगर है और इस फिगर में ये सभी लेबलिंग कर दी गई है। ये इसका आउटर सेल है, ये कंडक्टिंग वायर से छोटे गोले को बड़े गोले से जोड़ा गया है, यह इसका इनर सेल है, यह इंडलेस सिल्क बेल्ट होती है जो पुली को घुमाने का काम करती है और पुली को एक मोटर के द्वारा घुमाया जाता है।
यहाँ पर एक काम होती है जो कि 10 पावर 4 वोल्ट ये उच्च वोल्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो ये काम C1 और एक काम यहाँ पर C2 होती है। अब ये कार्य कैसे करता है? तो अभी आपने पढ़ा कि ये कोरोना विसर्जन यानी कोरोना डिस्चार्ज पर ये कार्य करता है। तो ये जो C1 जो काम है, ये जो काम है, जब यहाँ से इतना वोल्ट दिया जाता है तो होता क्या है कि इसके आसपास की जो वायु है वह आयनित हो जाती है। और जब वायु जो है आयनित होती है तो अब इस पर ये देखिए दिया गया इसका धनात्मक आवेश, तो ऋण आवेश जो ऋण आवेश वायु वाला है, एयर वाला है, वह काम की तरफ होता है और जो उसका धन आवेश होता है वह प्लेट की तरफ यानी बेल्ट की तरफ होता है। तो इस तरह से काम के बगल वाला प्लस और वायु का ऋण वाला, यह दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और ये प्लस बेल्ट पर पड़ा रह जाता है। बेल्ट कंटिन्यूअस नीचे से ऊपर की तरफ जाती रहती है, तो इस बेल्ट के साथ यह धन आवेश जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं, तो जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं वैसे ही ठीक यहाँ की वायु भी आयनित हो जाती है। जब वायु आयनित होती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ की वायु, अब यहाँ से आवेश कौन सा गया है? धन आवेश गया है। तो आयनित वायु की ऋण आवेश जो होते हैं यह बेल्ट की तरफ और जो धन आवेश होते हैं वह काम यानी कंघी की तरफ होते हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो धन आवेश बचा था वह धन आवेश जो है यहाँ पर आ गया और यह छोटे गोले पर आ जाता है। अब छोटा गोले का विभव जो है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है और जैसे जैसे जो है बढ़ता जाता है तो ये कनेक्टिंग तार से जोड़ा गया है। इसका संपूर्ण आवेश जो है यह ऊपर वाले गोले पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक क्षमता होती है, क्योंकि जब यह एक लिमिट यानी 3 × 10⁶ वोल्ट के आर्डर का होता है तो यहाँ से भी जो कुछ एयर में जो है चार्ज का जो है वह स्प्रेइंग होने लगता है, विसर्जन होने लगता है। तो उस विसर्जन को रोकने के लिए इस पूरे सेटअप को मीथेन से भरे हुए स्टील के चैम्बर से ढक दिया जाता है और इसकी वजह से जो है क्या होता है, इसकी वजह से जो लीकेज ऑफ चार्ज था वह लीकेज ऑफ चार्ज को रोक दिया जाता है। तो ये इसकी कार्यविधि है, आपको लिखने के काम आएगी और अभी जितना चीज मैंने बताया है वही इसमें ये दिया गया है, तो इसको आप देख करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो Q बराबर हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम। विभवांतर कितना है? V बराबर 500 वोल्ट है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.67 10⁻27 किलोग्राम। अच्छा, अब प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा K बराबर Q × V, तो K का मान ये कितना हो जाएगा? Q की वैल्यू रखेंगे तो 1.6 10⁻19 और V का मान 500, तो K बराबर 8.0 × 10⁻17 जूल। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16×5 80 और ये 2 और यहाँ से एक 0, 3 जीरो, 2 जीरो इसमें से घटा लेंगे, तो इस तरह से 8 × 10⁻17। अब जो है K बराबर होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, तो इससे जो V का मान है यह मिल जाएगा √2K/m और K का मान कितना आपने निकाला? 8 × 10⁻17 और m का मान है 1.67 × 10⁻27। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का 8 में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 16 हो गया, नीचे 1.67 रहने दीजिए। अब ऊपर 10⁻17 है, नीचे -27 है। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +27, 27 में से 17 निकल गया तो कितना बचा? 10। अब 16/1.67
इसको जो है डिवाइड करेंगे तो लगभग 9.85 के आसपास आता है, और उसका जो है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3.1 आएगा, और यहाँ से बचा 10 टू द पावर 10, तो 10 टू द पावर 10 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 टू द पावर 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें मिल जाता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अर्थात प्रोटॉन को 500 वोल्ट विभवांतर से अगर त्वरित किया जाता है तो प्रोटॉन का जो वेग होगा वह वेग 3.1 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड